सभी का स्वागत है जीके डोज विद अभी चैनल पर। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था को लेकर आई हूँ और इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राज्य व्यवस्था। तो पहले जानते हैं कि भू राजस्व होता क्या है। तो भू राजस्व उत्पादन का वह हिस्सा होता है जो सरकार को उच्च स्वामी के रूप में जमींदार से मिलता है। उत्पादन का वह हिस्सा होता है जो जमींदार या किसान सरकार को देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में भूमि राजस्व के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की थी। ब्रिटिशों ने जब भारत आए तो उन्होंने कई नीतियां बनाई, जिसमें से 3 प्रमुख है और इससे परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरा रैयतवारी, तीसरा महलवारी। तो चलिए पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया और ये किस किस क्षेत्र में, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में लागू किया गया। और कुल देखा जाए तो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था हम देखते हैं। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिकाना हक दिया गया, मतलब जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया। जमींदारों को जमीन पर पैतृक अधिकार थे और वह इसे हस्तांतरित भी कर सकते थे। जमींदारों का उस पर मालिकाना हक था, उसको वो बेच भी सकते थे, मतलब कि हस्तांतरित भी कर सकते थे। अगला है जमींदारों को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक वे सरकार को एक निश्चित लगान देते रहे हैं। ये होगा लगान, कि जमींदारों को उनकी जमीन से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता था कि जब तक वो लगान अपना निश्चित समय पर सरकार को देते रहे। अगला पॉइंट था इसमें, यह व्यवस्था समस्त ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र पर लागू किया गया। मतलब यह जो व्यवस्था है ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। अब जो दूसरी व्यवस्था थी वो रैयतवारी व्यवस्था थी। तो रैयतवारी व्यवस्था इसको थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया गया। रैयतवारी व्यवस्था को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत ये कौन कौन से क्षेत्रों में लागू हुई थी। तो इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। जहां हमने पहली व्यवस्था में देखा उसमें जमींदार लोग कर देते थे और जमींदारों से संपर्क था, और इस व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से सीधा सरकार ने बंदोबस्त किया। और अब किसान को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया और वो सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान देते थे। अब किसान सीधे लगान देते थे। जहाँ स्थायी बंदोबस्त में जमींदार संपर्क बिचौलियों के रूप में कार्य करते थे, यहाँ किसान का सीधा संपर्क हो गया सरकार से और वे सरकार को लगान देने के लिए खुद ही उत्तरदायी थे। भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। जहाँ पहली व्यवस्था में वास्तविक उपज की मात्रा पर के आधार पर करों का निर्धारण किया जाता था, अब भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर करों का निर्धारण किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत यह जो व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी, मतलब 51% क्षेत्रों पर। और इस व्यवस्था को लागू करने का जो सरकार का क्या उद्देश्य था, बिचौलियों वर्ग को समाप्त करना, यानी जमींदार वर्ग को समाप्त करना। दोस्तों ये आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और इसमें जो कर की दर थी 33 से 55% तक थी। अगली जो व्यवस्था है महलवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में प्रारंभ किया था और ये किस किस क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, समस्त ब्रिटिश भारत का लगभग 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई। जहां स्थायी बंदोबस्त का हमने देखा 19% क्षेत्र पर, रैयतवारी व्यवस्था का हमने देखा लगभग 51% पे, और महलवारी 30% क्षेत्रों पर लागू की गई। अब इस व्यवस्था में क्या हुआ, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमीन के राजस्व का निर्धारण महाल यानी पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाने लगा। अब पूरे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाने लगा और सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। इस व्यवस्था में क्या वो बेशक ही वो जमीन पूरे गांव की मानी जाती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में किसान आपस में उस जमीन को बांट लिया करते थे और उसके बाद कर जो गाँव का मुखिया होता था उसको दे देते थे। और तब जो गाँव का मुखिया होता था वो सरकार के पास कर को जमा करता था, और जो गांव का मुखिया होता था उसके पास एक विशेष अधिकार होता था कि अगर कोई किसान लगान अदा नहीं करता है तो वो उसे उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। और इस जो तीनों ही व्यवस्थाएं लागू की भू राजस्व, इससे क्या प्रभाव पड़ा भारतीय कृषि पर, तो इस पे पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो जाता है। जो भारतीय किसान पहले से जो खेती की परंपरा शुरू की थी वो व्यवस्था समाप्त हो जाती है। कृषकों की दरिद्रता, किसान और निर्धन होते जाते हैं क्योंकि जमींदार वर्ग ज़्यादा ही अमीर हो जाते हैं, किसान वर्ग और पिछड़े हो जाते हैं। कृषि में ठहराव तथा अवनति, यानी कृषि का जो विकास होना चाहिए वो विकास ना होकर और वो पिछड़ा होते जाता है।
पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। जो पुराने जमींदार वर्ग थे उनका उन्मूलन हो जाता है और नए जमींदारों का उदय हो जाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू हो जाता है।